बहन जी को सीएम बनाएं तो बहुत से साथी आपके लगभग जो है काफ़ी % साथी आपके जेल के बाहर आ सकते हैं कि वहाँ तमाम बहुजन समाज के लोग 70-80% जेल के अंदर भरे हुए हैं, निर्दोष बेगुनाह, और उनके साथ में मैंने एक एक मिनट एक एक पल जो जिया है, उनकी जो दर्द को मैंने सुना है। मेरे साथ इस वक्त हैं गाज़ियाबाद के मिशनरी साथी भरत गौतम जी। अभी हाल ही में वो रिहा होकर आए हैं जेल से और उनके जो वकील हैं वो मेरे उल्टे हाथ पे बैठे हुए हैं। पहले हम भरत भाई से पूछेंगे कि क्या मामला था, क्यों आपको जेल जाना पड़ा। और 2 अप्रैल का ये मामला था, मैं आपको बताऊं 2 अप्रैल में बहुत सारे लोगों के ऊपर मुकदमे दर्ज थे, उनमें से एक भरत भाई भी थे। क्या मामला था सर ये? जैसा कि आप जानते हैं सभी लोग कि 2 अप्रैल 2018 को SC/ST एक्ट के प्रोटेस्ट में उसको बचाने के लिए पूरे देश में एक मुहिम, एक आंदोलन छिड़ा था। तो उसके अंदर कुछ उपद्रवी आ गए थे जिन्होंने इस आंदोलन को, जो बहुत शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था, इसको एक हिंसात्मक रूप दिया और उस आंदोलन को ख़राब करने के लिए, बेकार करने के लिए, उसको उसकी मंजिल तक ना पहुंचाने के लिए उस ऐसी मनोदशा को रख करके कुछ मनुवादी टाइप के लोगों ने उस आंदोलन को ख़राब किया, जिसका दंश हम जैसे कार्यकर्ताओं को, निर्दोष कार्यकर्ताओं को, सामाजिक कार्यकर्ताओं को झेलना पड़ा। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि वो 2 बजे तक सुप्रीम कोर्ट से वो फिर जो एक्ट को रोका गया था वो वहाँ पे ऐसे ही बहाल कर दिया गया। कितने दिन आपको जेल में रहना पड़ा? कौन सी धाराएं थी आपके? मुझे 36 दिन तक जेल में रहना पड़ा और लगभग 17 धाराएं मुझ पे लगी हुई हैं, जिसमें जो बड़ी धारा है वो 307 थी और एक तो धारा और होंगी, मैं ज़्यादा जानकारी नहीं रखता हूँ इसमें। तो 17 धारा का मुझे पता है कि 17 धाराएं मुझ पे लगी हुई थी। अब आप बाहर आ गए हैं तो अब क्या योजना है आपकी? अगला प्लान क्या है? हमारा प्लान क्या, हमारा तो समाज के लिए हमेशा तत्पर रहना, खड़े रहना, काम करना और मान्यवर साहब के लिए उनके काशीराम विचार यात्रा हम लोग तैयार कर ही चुके हैं, उसको लेकर के अब एग्जीक्यूट करना हम लोगों को, उसकी तैयारी में लगे हुए हैं। वकील साहब आप बताइए कि क्या कौन कौन सी धाराएं थी, बेलेबल थी, नॉन बेलेबल थी, और अब जब बाहर आए एब्जॉल्व हो गए, चार्जेस क्वैश हो गई, FIR क्या हुआ है? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मेरे साथी, मिशनरी साथी भारत गौतम जी के इंटरव्यू लेने के आप आए। रही बात धाराओं की, तो जैसे कि बताया कि 17 धाराएं सरकार ने इन पे लगाई थी, जिसमें 307 अटेम्प्ट टू मर्डर की होती है, वो मेन थी, नॉन अवेलेबल थी। और बलवे की 147, 148 तमाम 323, 504 और असॉल्ट वगैरह सारी धाराएं जो हर संभव वो प्रयास कर सकते थे कि इन BSP के कार्यकर्ताओं को या ये जो बहुजन के जो सैनिक हैं, इनको किस तरह, मिशनरी है जो, इन लोगों को ये किसी न किस तरीके से इनको दबाव देके ये अपना कार्य ना करें। दूसरा सवाल आपका ये आया कि बेलेबल और नॉट बेलेबल। 307 नॉट बेलेबल है और उसके अलावा और बहुत सारी धाराएं थी जो नॉट बेलेबल थी। अभी क्या स्टेटस है सर केस का, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। स्टेटस ये है कि अभी जैसे कि आप जानते हैं कि 2018 में ये अगेंस्ट एट्रोसिटी एक्ट SC/ST में जो प्रोटेक्शन उन्होंने किया था, तो ऑलमोस्ट अगर हम कानून को पढ़ के देखें तो कानून विदिन 90 डेज चार्जशीट आ जानी चाहिए थी, लेकिन उस मामले में वास्तविकता में कुछ नहीं था। इसलिए जो वर्तमान सरकार है, जो BJP की सरकार है, उन्होंने मोर देन 3 ईयर लिए इसमें और चार्जशीट भी फाइल नहीं की। और मैं थोड़ा सा परिचय आपको बता दूं भारत भाई का जो घर है, जो घर इनका है, वो बिल्कुल थाने के पीछे है। केवल वो इसको आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाए और आइडेंटिफाई करने के बाद में जब उन्हें लगा कि अब दोबारा चुनाव आने वाले हैं, तो भारत भाई को उन्होंने अननेसेसरी झूठे केस में फंसा के जेल भेजने का काम किया। और वर्तमान परिस्थितियों में ये है कि अभी वो जांच उसकी चल रही है और मुझे ऐसा लगता है चुनाव के बाद भी जांच चलती रहेगी, क्योंकि केस में कुछ है नहीं, अब इसमें चार्जशीट नहीं है और ना ही इसमें कोई FIR कोई ऐसी वाली बात है। अभी केस का स्टेटस क्या चल रहा है अभी? जी चल रहा है, अभी उसमें इंक्वायरी में है, वो इंक्वायरी चल रही है उसकी, और इंक्वायरी पुलिस कर रही है अपने तरीके से। पैरोल पे बाहर है? नहीं फुल, ये तो बेल पे बाहर है, पेरोल पे नहीं है। बेल पे बाहर? जी। कोई दिक्कत तो नहीं आपको पेश आई थी वहाँ पे? जो तजुर्बा तो कोई खास अच्छा होता नहीं है। दासना की जेल थी वो शायद, अगर नहीं, यूपी की सबसे ख़तरनाक जेल गाज़ियाबाद की जेल है और जितनी वहाँ मुझे मुश्किलें आई हैं उससे ज़्यादा मैंने वहाँ सीखा है। और वो सीखना इसलिए भी ज़रूरी था कि वहाँ तमाम बहुजन समाज के लोग
70-80% जेल के अंदर भरे हुए हैं, निर्दोष, बेगुनाह। और उनके साथ में मैंने एक एक मिनट, एक एक पल जो जिया है, उनकी जो दर्द को मैंने सुना है। मेरा दर्द कुछ नहीं है। 70-70 साल के, 75-75 साल के लोग जेल के अंदर बंद हैं। हाल ही में आपने देखा होगा अभी फादर स्टीन जो हैं, जो वो भी स्टेन स्वामी जो हैं, उनको भी पैर में हथकड़ी लगा करके इलाज के लिए रखा गया। जो आदमी बिस्तर से उठ नहीं सकता, उसको पैर में जानवरों की तरह हथकड़ी बांध करके रखा गया। तो यहाँ की ये निरंकुश और तानाशाही और दमनकारी सरकार है, इनकी ये गलत नीति है। इसका जवाब जनता 2022 में देगी, बहन जी की सरकार बनाएगी, और 2024 में बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने का कार्य जनता करेगी। आपके चैनल के माध्यम से मैं एक बात और कहना चाहूँगा, जितने भी हमारे बहुजन समाज के जो साथी पूर्व में समाज के हित में जेल में गए हैं, उन सबको मैं यहाँ से साधुवाद कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। और क्योंकि मैंने देखा है वहाँ कितनी पीड़ा रहती है, कितनी परेशानियाँ रहती हैं, और वो उस चीज़ को सहते आए हैं। तो मैं उन सब लोगों को साधुवाद कहना चाहता हूँ। और मेरे लिए जितने भी लोगों ने भाग दौड़ की है, जैसे अभी आपने अमित निमेश जी के बारे में बताया, मगर अमित निमेश जी अकेले मात्र नहीं थे। इन 3 लोगों ने वहाँ बहुत जम के काम किया था। अमित पंत जी हैं, अमित निमेश जी हैं, और माननीय जयप्रकाश सिंह जी हैं। तीनों ने वहाँ पे मेरी वकालत की, और बहुत ताकत के साथ में, मजबूती के साथ में जज से जिरह की और बेल करके मुझे बाहर निकाला। देखिए, जैसे इनको हमको जानकारी मिली कि सीईओ के शायद हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई थी कि सीईओ ने उठाया है, तो हम लोग सीईओ साहब के पास में अपनी बातचीत करने के लिए पहुंच रहे थे, क्राइम ब्रांच सीईओ के पास। लेकिन वहाँ पे जाके हमें जानकारी मिली कि यहाँ पर हमने ऐसा कोई कार्रवाई नहीं करी है। तो मतलब देखा जाए तो पुलिस ने, थाने ने हमारे को जो है झूठ बोल करके हमारे भाई को उन्होंने उठाया। तो उसके बाद में हमने कहा चलो कोई बात नहीं। हम लोग फिर अगले दिन हम लोग उसमें कोर्ट में जब पेश हुए, तो हमने प्रयास किया कि शायद बाहर से बाहर छूट जाएं, लेकिन फिर उसके बावजूद भी हम लोग उस समय छुटा नहीं पाए। तो हमने उसके बाद ये जेल चले गए, और उसके बाद हम लगातार प्रयास करते रहे, लेकिन जो है उसमें लॉकडाउन चलता रहा। फिर एक बार एक डेट पर जो है हमारे एक अधिवक्ता साथी एक्सपायर हो गए थे, तो उसकी वजह से लगभग 1 हफ्ता हम लोग और एक्सटेंड हमारा हुआ ये मामला। तो लगभग 36वें दिन हम जो है इनको निकाल पाए। तो इसलिए जो है इसमें पूरी टीम का, जो वकील साथी जो थे, उनका सबका हम धन्यवाद करते हैं। और पूरे उत्तर प्रदेश के, देश के लोगों से ये निवेदन करते हैं कि अगर इस प्रकार की एट्रोसिटी, ये भी एक तरह से एट्रोसिटी का ही पार्ट है, ये जुडिशियल हाँ, क्या सावधानी बरतनी चाहिए? क्योंकि बहुत सारे जो युवा हैं वो भावावेश में, या बहुत सारे नेता उनको अगर बहुत ज़्यादा भड़का देते हैं, तो वो ऐसा काम कर बैठते हैं जो कि उनको जेल के अंदर भेज देता है। तो एक बार आप कन्विक्ट हो गए या अंडर ट्रायल भी अगर आप हो गए, तो आपकी नौकरी, बाकी चीज़ों पे खतरा पड़ सकता है ये। हाँ बिल्कुल। देखिए, जो चीज़ बिल्कुल मजबूरी है हमारी, वो काम तो हमको करना चाहिए। जैसे कि हमारा 2 अप्रैल का जो मामला था, वो बिल्कुल सर पर पानी आ चुका था, तो वो उसमें ऐसा हुआ तो वो कोई गलत नहीं था। लेकिन हमको उससे एक सबक लेनी चाहिए कि हमको कम से कम जो है प्रयास करना चाहिए, संविधान, हमको सावधानी बरतनी चाहिए कि हमको इन लफड़ों से बचना चाहिए। अगर एक बार आप ट्रायल में आ गए, तो फिर आपको जो है बहुत दिक्कत आगे आ सकती है, नौकरी में आपको आ सकती है, और आपको इकोनॉमिक रूप से भी आप काफ़ी कमज़ोर हो सकते हैं। जैसे हमारे भरत भाई ने बताया, शारीरिक रूप से 10 किलो वज़न इनका कम हो गया, तो बड़े कमज़ोर फील ये आए थे उस समय वहाँ से। तो इसलिए मेरा निवेदन है सभी युवाओं से, कोई वो किसी भी जाति समाज से बिलोंग करते हों, कि आप प्रयास करें, ज़्यादा किसी के भड़कावे में ना आएँ। और इसका सबसे बड़ा जो उपचार है वो ये है कि आप अपनी सरकार बनाएं, क्योंकि सरकार की दमनकारी नीतियों की वजह से ही ये सारे एट्रोसिटीज़, ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई थी। तो अगर अच्छे लोगों की सरकार बन जाएगी तो इस प्रकार की दमनकारी नीतियाँ नहीं चलेंगी। तो उसके बाद फिर जो है जो असली जो दोषी है उसको सज़ा मिलेगी, और निर्दोष, जैसा भरत भाई ने बताया कि बहुत से निर्दोष साथी हमारे अंदर हैं। तो अगर ऐसा हुआ कि माननीय बहन जी की सरकार बनती है, तो जैसा हमको जानकारी है, माननीय बहन जी ने पहले भी काफ़ी निर्दोष साथियों को जेल से बाहर किया था। तो आप लोग अपनी सरकार बनाएं, गरीबों की सरकार बनाएं, सभी जाति धर्म बिरादरी के गरीबों की सरकार बनाएं, बहन जी को सीएम बनाएं, तो बहुत से साथी आपके, लगभग जो है काफ़ी % साथी आपके जेल के बाहर आ सकते हैं। सभी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, जितने भी हमारे शुभचिंतक हैं, सपोर्टर हैं, समाज के, मिशन काशीराम के, बहुजन समाज पार्टी के, सभी का मैं साधुवाद करना चाहता हूँ। तो आपने सुना, अपना तजुर्बा साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बात इसलिए करना चाह रहा था क्योंकि
कोई इसमें आम बात नहीं थी। इसमें विशेष बात मैं ये बताना चाह रहा था आप लोगों को कि जो बहुजन समाज के एक्टिविस्ट हैं, मिशनरी हैं, या जो पसमानदा समाज से ताल्लुक़ रखते हैं, जो भी एक्टिविस्ट हैं, उनको इस तरह की चीज़ें आम तौर पे झेलनी पड़ती हैं। बहुत सारे फ्रिवलस चार्जेस उनके ऊपर लगा दिए जाते हैं, जो कि जो स्क्रूटनी ऑफ लॉ है उसमें वो कोर्ट में टिक नहीं पाते, अनसब्सटेंशिएटेड होते हैं, उसमें कोई भी एक मैलिफाइड इंटेंशन भी होता है कई बार, और उसमें लैक ऑफ एविडेंस की वजह से बरी हो जाया करते हैं। लेकिन जो उसमें समय ख़राब होता है, जो समय ख़राब होता है, उसकी भरपाई का जुडिशल सिस्टम में कोई मैकेनिज़्म नहीं है। कितने लोग ऐसे हैं, और अगर आप सर्वेस देखें, लगातार रिपोर्ट्स आती हैं बड़े अखबारों की, उसमें जो मेजर जो चंक है जेलों के अंदर, चाहे वो अंडर ट्रायल हो, चाहे वो पोस्ट कन्विक्शन हो, वो SC, ST, OBC और माइनॉरिटी का बड़ा हिस्सा भारत में इस वक्त जेल में है। ये एक नोटेबल पॉइंट था। DNN हिंदी आप देख रहे हैं, संजीदा पत्रकारिता हम आपके सामने लेके आते हैं। सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके आप बताइए कि आने वाले समय में 2022 में किस तरह का मूड यूपी के वोटरों का बन रहा है। मैं आपको ये सवाल देके जा रहा हूँ। मैंने आप लोगों के लिए एक नया चैनल शुरू किया है, व्लॉगिंग चैनल। व्लॉग करके मैं आपको दिखाऊंगा कि बहुजन मीडिया कैसे काम करती है, बिहाइंड द सीन क्या कुछ होता है, और दिन भर की मेरी गतिविधियाँ क्या रहती हैं। सीधे जुड़िए मुझसे, व्लॉग चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबाइए। व्लॉग आमतौर पर रात के समय अपलोड किए जाएंगे, और लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। डिस्क्रिप्शन खोलिए, सबसे पहला लिंक व्लॉग का लिंक है, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए।